आज के इस वीडियो में जिस शख्स और जिस महान विभूति के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी समाधि पर ट्रेन रुककर उन्हें सलाम करती है। कोई व्यक्ति रुककर सलाम करे तो एक बात समझ में आता है, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन पूरी की पूरी ट्रेन ही रुक जाती है इनको सम्मान देने के लिए, इनको नमस्कार करने के लिए। इन्हें भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। आदिवासियों में श्रेष्ठतम आदिवासी कहे जाने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 12 साल तक अंग्रेजों के नाक में दम करे रखा। आज के हम इस वीडियो में इन्हीं महान विभूति के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आर्कसोक यूट्यूब चैनल। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो शख्स हैं इनके बारे में जब भी आदिवासी बात करते हैं तो उनको सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, वो प्राउड फील करने लगते हैं। और सिर्फ आदिवासी ही नहीं, आम लोग भी इनके बारे में जब भी बात करते हैं, यहाँ तक कि मैं भी इनके बारे में बात कर रहा हूँ तो एक एनर्जी और एक पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ। मुझे कहीं ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है। जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तब भी मुझे इनके बारे में पढ़ने के बाद, इनके बारे में रिसर्च करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को, जानने को मिला। और मुझे ये भी जानने को मिला कि किस तरह से दरबारी इतिहासकारों ने इस महापुरुष की, एक महान स्वतंत्रता सेनानी को इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दबा दिया, वो जगह नहीं दिया जो जगह इसको मिलना चाहिए था। और ये महान शख्स थे भारत के रॉबिन हुड कहे जाने वाले, हमारे जैसे सभी लोग उन्हें प्यार से टांट्या मामा कहते हैं। टांट्या भील या टांटे मामा के बचपन के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म मध्य प्रांत, जिसे आज हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसका खंडवा जिला के पड़धाना तहसील के बड़दा गांव में हुआ था 26 जनवरी 1842 को। कहीं कहीं 1840 भी लिखा मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे 1842 ही मानते हैं। टांड्या भील, जिसे बचपन में टांड्रा के नाम से जाना जाता था, पिता ने उनका नाम टांड्रा रखा था। कैसे टांड्या भील बने, फिर टांड्या मामा बने और कैसे उनको अंग्रेजों ने भारत का रॉबिन हुड कहा, इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार सी है। बात तब की है जब टांड्या भील निवाड़ यानी कि खंडवा के बियाबान जंगल में रह रहे थे। छोटी छोटी आदिवासियों की घास फूस की बनी झोपड़ियों में इनका गुजारा होता था। आमतौर में आदिवासी इसी तरह के, एक आदिवासी बस्ती जिनका घर जो होता है वह घास फूस या फिर कच्चा मकान होता है, उसमें ये रहते थे। टांड्या भील का अन्य भीलों की तरह अपने दैनिक कार्य, अपने रोजमर्रा के जीवन में कृषि करना, शिकार करना, इसी में उनका गुजारा चल रहा था। बचपन में टांड्या भील की माँ का देहांत हो चुका था, जिसके कारण इन्हें माँ का सुख तो कम ही मिला था। पिता ने इनका पालन पोषण किया था। पिता का नाम था भाव सिंह भील। भाव सिंह भील ने टांड्या को धनुष मार चलाना और लाठी चलाना सिखाया था। अपने पिता से इन दोनों चीज़ों में वह पारंगत हो चुका था, धनुष मार चलाना और लाठी चलाना में उसे बहुत अच्छे से दोनों काम आ गया था। 30 साल की उम्र में जब उनके पिता भाव सिंह भील की मृत्यु हो जाती है, दुर्भाग्य से इसी साल उनके क्षेत्र में कुछ मौसम परिवर्तन के कारण, कुछ क्लाइमेट चेंज के कारण उनकी फसल खराब हो जाती है। और इस फसल खराब होने के कारण वह लगान देने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में उनका जो मालगुजार था, जिनका नाम था शिवा पाटिल, वह जब टांड्या भील के पास लगान मांगने आते हैं तो टांड्या भील उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि लगान के लायक फसल ही नहीं हुई थी, अनाज पैदा होगा नहीं तो इंसान देगा कहां से, तो उन्होंने मना किया। ऐसे में दोनों के बीच में एक बहस हो जाती है। टांड्या भील पहली बार जेल 1874 में जाते हैं। उन्हें 1 साल की सजा होती है। जब वो वापस आते हैं तो उन्हें फिर से चोरी के इल्जाम में, झूठे चोरी के इल्जाम में उन्हें वापस भेजा जाता है जेल, और वो चले जाती हैं। यहाँ पे कोर्ट में उनको चोरी के इल्जाम में बरी तो कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें पुलिस वालों से बहस करने के कारण
उनसे पुलिस वालों से झड़प करने के कारण उनको 3 माह की सजा दिया जाता है। 3 माह की सजा काटकर वो वापस आते हैं तो फिर से उन्हें झूठे इल्जाम में जेल भेजने की कोशिश की जाती है। ऐसे में टांड्या भील वहां से भाग जाते हैं और उन्होंने अपने कुछ आस पड़ोस के सहयोगी लोगों से मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिनका काम था मालगुजारों और जमींदारों को लूटना, अंग्रेजों को लूटना और उनके लूटे हुए धन को आम गरीब आदिवासी जनता को वितरित कर देना, उनके उपयोग के लिए, उनके सदुपयोग के लिए उन्हें बांट देना। उनका एक ध्येय ही बन जाता था। उन्होंने प्रण कर लिया था कि मैं अमीरों को लूटूंगा, जो इस तरह के जनता को शोषण करते हैं उनको लूट कर उनके धन को मैं गरीबों में बांटूंगा। ठीक इसी प्रकार का काम विदेशों में एक रॉबिन हुड नाम का व्यक्ति करता था। अमीरों को लूटता था, तो लूटा हुआ धन गरीबों में वह बांट देता था। ठीक वैसे ही कार्य यहाँ पे टांड्या भील कर रहे थे और इसी कारण अंग्रेज उन्हें भारत यानी कि इंडिया का रॉबिन हुड कहकर बुलाते थे। आपको विश्वास नहीं होगा कि 2000 से ज्यादा सैनिक टांड्या भील को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लगा रखे थे, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाते थे। आदिवासी किंवदंतियों का अगर माने तो कहते हैं कि टांड्या भील के पास कुछ अलौकिक शक्तियां थीं, जिसके कारण वो एक ही समय पर कई जगहों पर सभा करते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, उनको अगर 2000 अंग्रेजों के सैनिक भी नहीं पकड़ पा रहे थे, इससे यह साफ जाहिर होता है कि वो कुशल सैनिक थे, एक कुशल चालाक सैनिक थे, जो कि टांड्या भील को पढ़ने और सुनने में पता चलता है। लगभग 1700 गांव में टांड्या भील का सिक्का चलता था, वर्चस्व था। खंडवा के आसपास के लगभग 1700 गांव थे। टांड्या भील सिर्फ लूटपाट करते थे या धन वितरण करते थे, यहीं तक सीमित नहीं था। उनके बारे में पढ़ने पर यह पता चलता है कि उन्होंने 300 निर्धन कन्याओं का विवाह करवाया था। इससे यह भी पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए थे। टांड्या भील अंग्रेजों के लिए एक रॉबिन हुड थे, एक चोर थे, जो एक लुटेरे थे जो लूटते थे और उसका वो धन गरीबों में बांटते थे। ये तो अंग्रेजों की नजर में थे, लेकिन आदिवासी या गरीब जनता के लिए वो भगवान थे, वो मसीहा थे, जो एक उनके लिए किसी फरिश्ते के रूप में आया था, जो कि शोषण करने वाले मालगुजारों से, अंग्रेजों से उनकी रक्षा करता था, उनके जीवन, उनके भरण पोषण का ख्याल करता था, उनके हर वक्त मदद के लिए तैयार रहता था। ऐसे थे टांड्या भील। अगर इतने चालाक और इतने फुर्तीले व्यक्ति को फिर पुलिस पकड़ कैसे ली, इसके बारे में भी जानते हैं। एक कहावत तो आपने सुना ही होगा, घर का भेदी लंका ढाए। इससे ये होता है कि जब अपने ही व्यक्ति कोई भेद देता है ना, तब विनाश निश्चित ही होता है। टांड्या भील के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दिन था रक्षाबंधन का, जब वो अपनी मुवेली बहन से राखी बंधवाने के लिए उनके घर पर आए थे। तभी उनके पति गणपत सिंह, जो कि अंग्रेजों से मिला हुआ था, गणपत ने टांड्या भील के अपने घर पर आने की सूचना अंग्रेजों को दी थी। ऐसे में अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और टांड्या भील को गिरफ्तार करके जबलपुर लाया गया। यहाँ पर उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होने लगे थे। ब्रिटिश सरकार को डर सताने लगा था कि कहीं कुछ विद्रोह न हो जाए, कुछ अराजकता न फैल जाए, इसीलिए उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया था। 19 अक्टूबर 1889 को टांड्या भील को देशद्रोह के अपराध में फांसी की सजा सुना दी गई। जबलपुर के सेंट्रल जेल में टांड्या भील को 4 दिसंबर 1889 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस तरह से टांड्या भील की मृत्यु हो गई। लेकिन बात यहां फांसी पर चढ़ाने पर खत्म नहीं होती है। ब्रिटिश सरकार इतना ज्यादा खौफ में थी कि कहीं आदिवासी विद्रोह न हो जाए, कहीं भील विद्रोह न हो जाए, इसलिए वह गुप्त टांड्या भील के सबको गाड़ी में रखकर इंदौर से 25 किलोमीटर दूर पताल पानी काला कुंड नामक जगह पर फेंक देती है, जहां आज इस पताल पानी नामक जगह पर एक रेलवे स्टेशन है, जहां पर
टांडिया भील का एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रेन रुकती है और बाकायदा उसको नमस्कार करती है। 10 नवंबर 1889 को न्यूयॉर्क टाइम ने इस घटना को बड़े विस्तार से अपने फ्रंट पेज पर छापा था। मतलब आप सोच सकते हो कि यह घटना कितनी बड़ी थी। जो इंटरनेशनल पत्रों में, समाचार पत्रों में यह घटना छपी थी। दोस्तों, टांडिया भील एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके साथ इतिहास में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ किया गया। दोस्तों, आज टांडिया भील के बारे में होता क्या है पता है आपको? आज उनके नाम पर सिर्फ वोटों की राजनीति होती है। कभी ये पार्टी वाला, कभी ये पार्टी वाला, कभी ये पार्टी वाला उनके पास जाते हैं, उनके नामों पर वोट मांगते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं। पर असल में इतिहास में, पुस्तकों में उनके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। मैं प्रॉपर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं और आपको बता दूं कि किसी भी टेक्स्ट बुक में इसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है, कभी बताया ही नहीं जाता। ये भेदभाव होता है। ऐसे महापुरुषों के बारे में विशेषकर मेरी सरकार से भी अपील है कि टेक्स्ट बुकों में आप इनके बारे में जरूर पढ़ाएं, ताकि इससे आदिवासी जो युवा हैं और साथ साथ वो लोग जो आदिवासियों को कहीं ना कहीं निम्न समझते हैं, उनको ये पता चले कि आदिवासियों का भारत की स्वतंत्रता में कितना ज़्यादा और कितना बड़ा योगदान है। ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिनके बारे में हमें तो कुछ बताया ही नहीं जाता, हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। चुनाव के रैलियों में नेताओं के मुंह से सिर्फ वोट बटोरने के लिए इनके नाम कभी कभी सुनाया दिया जाता है, और जैसे चुनाव खत्म वो नाम भी भूल जाते हैं लोग। ऐसा है। तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। आपको अगर इसी तरह की और भी कहानी सुननी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।